हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने आपको कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। इसमें एक पार्ट छूट गया था जिसमें ये एक फ्लो चार्ट था, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमने ऑयल के बारे में पढ़ा था, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था, फायरवुड के बारे में पढ़ा था, कोल के बारे में पढ़ा था एंड हाइडल पावर के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ऑयल के बारे में पढ़ें तो यहाँ क्या बताया हुआ है, एडवांटेजेस क्या है ऑयल का, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि टैंकर्स के थ्रू जो है वो इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का ये बेस रहता है, जैसे कि आपका डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, और जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ये उसका क्या रहता है, एक सोर्स रहता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाएगा अगर कोई भी टैंक जो है वो अगर किसी रिवर में या किसी आप दरिया वगैरह में अगर गिर जाता है तो उस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीजन लेवल जो रहेगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर पोल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट इजी, और न्यू जो फ्यूल रहेगा उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो न्यू जो फ्यूल्स हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेचुरल गैस जो है उसके एडवांटेजेस क्या है, तो उसका ये भी क्या है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू इसको जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये जो होते हैं नेचुरल गैस जो होते हैं आपके, ये बहुत ही साफ़ होते हैं कोल और ऑयल के कंपैरेटिवली, और ये ऑयल से सस्ते भी होता है। ठीक है, और इसके दोनों के डिसएडवांटेजेस जो है वो एक जैसे ही हैं। अब आपका आता है फायरवुड, कोल और आपका हाइडल पावर। अगर आप फायरवुड की बात करें तो इजी एसेस इन द सेंस कि आप अगर किसी भी फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ से लकड़ी मिल जाएगी, और लकड़ी का आप यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में, गर्मी जनरेट करने में। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये बहुत सारे लोगों को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर हम डिसएडवांटेज देखें, कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, पेड़ काटोगे फिर उसको कलेक्ट करोगे फिर घर पे लेके जाओगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। पोल्यूटिंग, इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इवन ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप इतना समझ लीजिए कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो इस वजह से होगी। जब फायरवुड को यूज़ किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेड़ों को काटा जाएगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। अगर आप कोल की बात करें तो कोल के एडवांटेजेस क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, हर जगह पे आपको इजीली मिल जाएगा। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इस आपके कोल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जनरेट की जाती है। और अगर आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे, पोल्यूटिंग सोर्स दैट मीन्स कि इसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी ऐसी गैसेज निकलती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल रहती हैं। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना थोड़ा सा क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। अब आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर में एडवांटेजेस क्या रहेंगे कि नॉन पोल्यूटिंग, ये जो है नॉन पोल्यूटिंग है, इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होता है। प्रमोट्स इरीगेशन एंड फिशिंग, ये इरीगेशन को और फिशिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि आप इरीगेशन भी कर सकते हैं और फिशिंग मछली वगैरह भी पाल सकते हैं। चीप और ये सस्ता रहता है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लोकल कम्युनिटी यानी कि जहाँ पे ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाएंगे, वहाँ के जो आसपास में रहने वाले लोग होंगे उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। सेकंड इसका आता है इन्यूडेट्स लो लाइंग एरियाज़, ये वहाँ पे मतलब जहाँ कहीं पे चैनल वगैरह नहीं होगा, जहाँ पे रिवर का पानी नहीं पहुँच रहा होगा, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल एक चैनल बना दिया जाएगा, कैनाल बना दिया जाएगा बड़ी रिवर के साथ मिलाकर। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर वहाँ से मूवमेंट करनी पड़ेगी। एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको सेटअप करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है हाइडल पावर को बनाने के लिए। तो ये थे आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस। आज जो है हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो जिस तरह से फॉसिल फ्यूल जो है हम यूज़ करते जा रहे हैं उसकी वजह से इनके बीच में शॉर्टेज देखने को मिलेगी, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जिस तरह से हम इसकी कंजम्पशन कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फ्यूल जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स के ख़त्म हो जाएंगे।
देयर यूज़ आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, इनकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी कॉज होता है, आपके वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण जो है वो देखने को मिलता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज, इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरत है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ किए जाए, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और ये क्या होते हैं, ये रीन्यूएबल होते हैं, आप इनको बार बार जो है वो बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया हुआ है इन्होंने, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। जो हम सूरज की गर्मी लेते हैं और सूरज की जो लाइट लेते हैं, ये हम हर दिन जो है वो इसको महसूस करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सिर्फ क्लाउडी डे में नहीं कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड की जाती है सन से इन द फॉर्म ऑफ सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी है ना, ये हम सूरज से क्या करते हैं, लेते हैं, इस किस फॉर्म में, कैन बी यूज इन सोलर सेल्स, सोलर सेल्स में इनको यूज़ किया जाता है, सो दैट कि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, सोलर सेल्स जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है सोलर पैनल्स के साथ, ताकि क्या जनरेट की जा सके, देखिए, टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पसेस। किसके लिए, ताकि हम क्या कर सकें, हीट मतलब गर्मी पैदा कर सके और क्या कर सके, लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की, उसकी वजह से बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं वो क्या हुई हैं, बेनिफिटेड हुई हैं, बिकॉज वहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वो होती हैं, जैसे आपके इंडिया भी इसमें ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है, जो आपके इक्वेटर से ऊपर वाला रीजन रहता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका फॉल करता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी आपकी, अगर आप इंडिया की बात करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आपकी आती हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज़ आ जाती हैं आपकी। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो सूरज है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके इंडिया आ गया इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे जो इक्वेटर से ऊपर होते हैं, और इक्वेटर के अंदर जो कुछ पार्ट्स आते हैं उसको आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बोल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सनशाइन जो है, यानी कि 250 डेज़ अगर आप बात करेंगे तो 250 डेज़ जो है मैक्सिमम यहाँ पे धूप रहती ही रहती है। उसके बाद आपको पता है 365 डेज़ होते हैं साल के अंदर, तो इन 365 डेज़ में से 250 डेज़ जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो है वो रोशनी, सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। उसके बाद सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ किया जाता है सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। इसके अलावा जो है वो इसका यूज़ किया जाता है लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है। सोलर कुकर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे आप ये देखेंगे, ये सोलर पैनल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए फ्रॉम द हेल्प ऑफ सन की रोशनी से इनको सोलर पैनल्स को जो है वो ट्रैप किया जाता है यहाँ पे सोलर एनर्जी को। तो सोलर कुकर्स की अगर मैं बात करें, तो आप जैसे उसमें कुछ आप खाना वगैरह डाल दें, कोई चावल डाल दें, तो उसकी लाइट जो है सूरज की रोशनी में उसको रख देंगे, तो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती रहेगी तो वो हीटअप होगा, और जब हीटअप होने की वजह से उसके अंदर गर्मी आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पक जाएगा। अब देखिए हमारे पास आता है विंड एनर्जी। तो विंड जो है ये भी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनएग्जॉस्टिबल होता है जो कि ख़त्म नहीं होता है, जिसको आप बार बार जनरेट कर सकते हैं। विंड मिल्स जो है वो हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अगर आप पुराने समय की बात करेंगे, तो विंड मिल्स जो है उनका यूज़ किया जाता था ग्राइंडिंग ग्रेन्स अनाज को, गेहूँ अनाज को क्या करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, और पानी को लिफ्ट करने के लिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपने अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें, आपने छज्ज के बारे में सुना होगा, जहां आपकी मम्मा जो है वो चावल छांटती हैं उनके थ्रू। तो उस हवा की वजह की हवा की वजह से, या हवा की हेल्प की वजह से, वो दानों चावलों के ऊपर जो वो छिलका सा होता है, वो क्या होता है, निकल जाता है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि विंड मिल्स का यूज़ किया जाता था ग्रेन्स की ग्राइंडिंग के लिए और पानी को लिफ्ट करने में के लिए। और अगर आप मॉडर्न टाइम की बात करेंगे, विंड मिल्स के, अगर आप इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स जो हैं, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे, तो विंड मिल्स जो हैं वो हाई स्पीड विंड्स जो है वो रोटेट की जाती हैं विंड मिल के अंदर, जिसकी वजह से, जिसको एक जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, सो दैट कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके, ठीक है। विंड मिल्स जो है वो बहुत ही हाइट में जो है वो बनाए जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, जब बहुत तेज़ी में विंड्स आती हैं, तो विंड्स जो है वो रोटेट करती हैं वहाँ पर, वो ऐसे मतलब पंखा सा लगा होता है उनके ऊपर। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे आपके पास पिक होगी, तो यहाँ पे आगे आपके नेक्स्ट पेज पे है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे नहीं है, आई थिंक नहीं है यहाँ पे, अगर होती तो मैं यहाँ ज़रूर दिखाती आपको। तो ठीक है। अब विंड फॉर्म्स जो है, यहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स जो है वो इकट्ठे करके बनाए जाते हैं कोस्टल रीजन्स में भी, और माउंटेनियन पासिस जो हैं जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी ये विंड मिल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है बहुत तेज़ी से चलती है, इसलिए ये उन्हीं रीजन्स के पास बनाए जाते हैं, और वहाँ से विंड जो है वो क्या करती है, ब्लो करती है।
विंड फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे नेदरलैंड में है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है वो विंड एनर्जी के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियाई ऑफ एटम जो है इसमें से जो एनर्जी रिस्टोर की जाती है, जो इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उनसे जो है वो न्यूक्लियर पावर को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया। अब ये जो फ्यूल्स हैं अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सुना होगा, एक है फिजन एक है फ्यूजन। जो फ्यूजन होता है ना उसमें बहुत सारे एटम जो है वो मिलते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजन का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर एटम जो है इनकी डिवीजन हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाऊंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है इनकी डिवीजन हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, जहाँ पे मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जाता है या प्रोडक्शन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो है यूएसए एंड यूरोप। और इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो वो राजस्थान एंड झारखंड वाला एरिया है, जहाँ पे यूरेनियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। थोरियम जो है ये क्या है, एटम ऑफ न्यूक्लियाई एटम्स हैं ये, जिसके थ्रू न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेट की जाती है। थोरियम जो है वो मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में पाया जाता है। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया के अंदर है वो है आपका कालापक्कम इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र का तारापुरा, राणा प्रताप सागर निया कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काइगा इन कर्नाटका। अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखाती हूँ, देखिए ये है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि तमिलनाडु के कालापक्कम एरिया में है। आगे देखिए क्या है, ये है आपका न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा प्रोसेस। मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ पे हीट जो है वो जनरेट की जा रही है फ्यूजन के द्वारा। फिर इसको जो जो हीट यहाँ से निकल रही है उसको बॉईल किया जाता है पानी में। देन उसके बाद ये यहाँ पे इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टीम से ये जो है, जब स्टीम निकलती है तो ये टरबाइन जो है, ठीक है, जिसको आप अगर आप बोलें चक्का, ठीक है, ये जो पंख से होते हैं ये क्या करते हैं, उस स्टीम के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। एंड फिर ये टरबाइन से ये जाते हैं जनरेटर में और जनरेटर से ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इस तरह से जो है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी पावर जो है वो क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है जियोथर्मल। ये रहा। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो आप अर्थ से ऑब्टेन करते हैं उसको आप जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर जो है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जो टेम्परेचर रहता है, जैसे जैसे आप डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। कई बार जो हीट एनर्जी है में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार हीट एनर्जी जो है वो कौन सी फॉर्म ले लेती है, हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म ले लेती है। इन हॉट स्प्रिंग की फॉर्म्स में हीट एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है पावर को जनरेट करने में के लिए। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देखिए वो एनर्जी जो आप अर्थ से जनरेट ऑब्टेन करते हैं उसको आप जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के इंटीरियर में जाते जाएंगे, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। और कई बार ये जो हीट एनर्जी जो कि डीपर जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद आपको मिलती है, ये हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म ले लेती है। और यही हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म जो है इनको बाद में यूज़ किया जाता है पावर को जनरेट करने में। अब क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड। यही चीज़ बोली हुई है कि हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में जो जियोथर्मल एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में, कई सालों तक। ठीक है, यूएसए जो है वो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि जियोथर्मल पावर प्लांट को इन द सेंस क्या आप बोले, यूएसए के अंदर जो है जियोथर्मल पावर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, लाइटनिंग को जनरेट करने में, हीटिंग को जनरेट करने में। उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड आ गया आपका, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया के अंदर जो है जहाँ पे जियोथर्मल पावर का यूज़ किया जाता है वो है आपकी लद्दाख की पूगा वैली एंड हिमाचल प्रदेश का मणिकरण। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर आपका, इंडिया के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है जियोथर्मल आपका एनर्जी, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख के पूगा वैली में। ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है यहाँ पे। नेचुरल क्रैक आया ये अर्थ के अंदर, उसके बाद उससे स्टीम निकाली गई, स्टीम से फिर उसको जो है वो टरबाइन में भेजा गया, जनरेटर में भेजा गया, तो इस तरह से वहाँ से एनर्जी जो है वो जनरेट की गई। नेक्स्ट आपका आता है टाइडल एनर्जी।
तो नाउ व्हाट इज टाइडल एनर्जी? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, ठीक है। टाइडल है तो दैट मीन्स कि टाइड्स के लहरों के द्वारा जो एनर्जी जो जनरेट की जाती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी जो है कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स। क्या है ये, किस तरह से निकाली जाती है, ऑब्टेन की जाती है? आपके रिवर्स में डैम्स बना दिए जाते हैं, नैरो डैम्स बना दिए जाते हैं, और इन डैम्स में के बीच में टरबाइन जो है वो डाली जाती है, और इन टरबाइंस में जब वो हाई टाइड जब आती हैं तब जब वो उस टरबाइन के साथ टकराती हैं तो वो टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है इन्होंने, यहाँ देखिए यही चीज़ बोली हुई है कि ओपनिंग सीज की ओपनिंग में जो डैम्स जो है वो बना दिए जाते हैं, जिनके जब वहाँ पे जब हाई टाइड्स जो है जब वो टकराती है उन टरबाइन के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आगे क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू, यही चीज़ बताई हुई है आगे इन्होंने कि जब हाई टाइड्स जब आती हैं तो वो टाइड्स जो हैं वो टरबाइन के साथ टकराती हैं, और वो डैम के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं टरबाइन। ये देखिए यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, ये आपकी यहाँ पे आपका रिवर वगैरह आ गई, ये टाइड्स जो है ये जा रही हैं, ठीक है। ये आपके जो है ये डैम बना दिया, ये टरबाइंस बना दी आपकी। तो ये जब टाइड्स इन टरबाइन के साथ टकराती हैं जो कि डैम के अंदर बनाए हुए हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये इंडिया के अंदर जो है जहाँ पे ह्यूज टाइडल फॉर्म्स जो है मिल फॉर्म्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो रशिया और फ्रांस के अंदर आपको टाइडल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। देन आता है बायोगैस। तो ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो जिससे आप जैसे डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल मटेरियल हो गया, इसका जो एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसियस फ्यूल में, जो कि जिसको बायोगैस का नाम दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बायोगैस होता है ना, इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक मिक्सचर रहता है। एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका आ जाता है गैस टैंक, ये आपकी है स्लरी। स्लरी यही रहता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है। इस स्लरी को, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को इस टैंक में डाल दिया जाता है और यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज छोड़ दिए जाते हैं। ये बैक्टीरियाज इनके साथ क्या करते हैं, लड़ते हैं आप कह सकते हो, या इन बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करता है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को। यही आपका जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है क्या, डेड एनिमल्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, आपका जो ये गाय का गोबर का जो वो डंक बनाया जाता है, डंक बनाया जाता है वो हो गया, किचन का जो भी आपका गंद वगैरह होता है, सामान वगैरह होता है, उन सबको क्या किया दिया जाता है, इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो उनको डिकम्पोज करते हैं। देन ये स्टीम की फॉर्म में बाहर आता है, और ये स्टीम आप बोल सकते हैं ये गैस की फॉर्म में बाहर आता है, और इसका यूज़ किया जाता है आपके मैन्योर में। मैन्योर आपकी खाद वगैरह होती है ना, जब आप एग्रीकल्चर फील्ड करते हो फील्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे खाद वगैरह जो है वो डाली जाती है, इसी को जो है वो इसी के थ्रू, बायोगैस के थ्रू ही वो आपको मिलता है। तो बायोगैस जो एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग में, और ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में जो है वो मैन्योर देता है, ठीक है, ईच ईयर वही खाद्य पदार्थ जो है वो दिए जाते हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब गंदे गलत नहीं होते, गलत इन द सेंस कि इनका ये बोल सकते हैं आप, मिसयूज़ नहीं बोल सकते, इनको ये मतलब अच्छी वैरायटी के होते हैं। ये जो ये मैन्यूर आपको मिलता है ना, ये खाद या पदार्थ बोल सकते हो, ये आपको जो मिलता है ये अच्छी क्वांटिटी का होता है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन इस एनर्जी को पाना भी मुश्किल है, और ये बहुत महंगी भी है। बहुत जैसे कि देखिए बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्टली होता है। जैसे अगर आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और अगर आप कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम हर किसी को ये कोशिश करनी होगी कि हमें एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी जो है अगर हम उसको सेव करेंगे तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट भी होगी, ठीक है। मतलब अगर हम उसको बचाएंगे तो वो आगे फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी काम आएगी, और अभी से अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो बहुत ही ब्राइटर होगा। तो यहाँ पे ये आपका लेसन खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया था, मैं अभी आपको उसके बारे में बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये तो चलो मैं आपको करवा दूँगी। उसके बाद आपका ये आपका रहेगा टिक द करेक्ट आंसर्स, ये लोग आप खुद से करेंगे, ठीक है। चैप्टर पूरा पढ़ाया है, आपको ये खुद करना है। देन उसके बाद आपको देना है गिव रीजंस, यानी कि ट्रू और फॉल्स की टाइप में आ जाता है। और उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मैं आपको खुद करवाऊंगी। फिफ्थ जो है ये आपका एक्टिविटी वर्क है, तो इसको हम देख लेंगे बाद में, लेकिन आपको सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो खुद करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ था, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया हुआ था। ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है आपका आ जाता है विंड एनर्जी। तो इसके विंड एनर्जीज के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, वो हम देखेंगे। तो विंड एनर्जी जो है ये नॉन पोल्यूटिंग है। नॉन कन्वेंशनल ऑफ सोर्सेज जो है ना, आपके पास जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो सारे के सारे नॉन पोल्यूटिंग है, यानी कि किसी भी तरह का पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। तो अगर एक बार जब ये सेट कर दिया जाएगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कम पैसा लगेगा, सेफ एंड क्लीन, साफ़ है और सुरक्षित है। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाएंगे कि इस विंड एनर्जी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। विंड मिल्स जो है कॉस्टली टू, विंड मिल्स को लगाना जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन जब एक बार लग जाएगा उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन लगाने में खर्चा आएगा। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस। बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट में होते हैं तो उसकी वजह से रेडियो टीवी के सिग्नल्स कैच हो पाना बहुत मुश्किल रहता है। हार्मफुल टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक रहता है। जैसे आप मोबाइल टावर्स की बात करें, ठीक है, अगर आपने रॉबर्ट 2.0 मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि आपने किस तरह से जो मोबाइल टावर्स हैं बहुत ही हाइट पे होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, जैसे आपका ये 5G अभी लॉन्च हो रहा है इंडिया के, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल यानी कि आप इसको अनलिमिटेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नॉन पोल्यूटिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जितने भी हैं वो क्या है, नॉन पोल्यूटिंग ही है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। डिफ्यूज सोर्स, सो गेट्स वेस्टेड। डिफ्यूज सोर्स यानी कि कुछ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है और कुछ पे नहीं मिल पाता, इसी वजह से इसका वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टाइडल एनर्जी जो है वो क्या है, मतलब जहाँ पे देखिए, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, जहाँ पे धूप होगी वहाँ पे लोग अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जहाँ धूप नहीं होगी वहाँ पे लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसलिए इसकी वेस्टेज जो है वो ज़्यादा है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये भी नॉन पोल्यूटिंग है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं कॉज करती है और ये भी इनएग्जॉस्टिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जब तक टाइड्स चलेंगे तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो जहाँ पे टाइडल एनर्जी की वजह से ना बहुत शोर आता है, इक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत जो है वो मारे जाते हैं और वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पे आसपास पे डैम बना दिया जाता है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, यूज़ करना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक जब टाइड्स आएंगी तभी हम इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसलिए इसका यूसेज जो है अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है, अभी तक सिर्फ पोटेंशियल ही है, कुछ ही टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ ही इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है अभी, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपका आ जाएगा जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको रेडिएशन जो है वो फेस करनी पड़ेंगी और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद आपका आता है बायोगैस। तो ये लो कॉस्ट रहता है, ऑपरेट करने में बहुत ही इजी है, मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट। और ये बायो वेस्ट के चीज़ों से क्या बनता है, इसको बनाया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसकी वजह से मीथेन जैसी आपके गैस होगी, उसके बाद आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो है ये एमिट करता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है और साथ ही साथ में अर्थ जो है वो वार्म होती है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ये क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, ये मतलब अच्छी है, साफ़ सुथरी रहती है और ये हमेशा जो है वो मिल जाती है, क्योंकि अर्थ के आपको इंटीरियर से इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत सिटी से, शहरों से बहुत दूर जो है इसको लगाया जाता है और ये बहुत महंगा होता है, बिकॉज़ वहाँ से इसको सिटीज़ तक लेके आना, ऐसे एरिया से सिटीज़ तक लेके आना जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, मतलब डिफ़िकल्टी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है इसको उस एरिया से सिटीज़ तक। तो आई होप आपको आज के सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। चैप्टर थोड़ा लेंथी था, 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दिया है मैंने इसको। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, लेकिन फर्स्टली आपको जो है वो टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, वो आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम कल वाली वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।